हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन इजली, जहां पे हम आपके उदय बैच की शुरुआत कर चुके हैं। और इस उदय बैच में आपका चैप्टर चल रहा है बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और आज हमारी क्लास में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि ऑलरेडी हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जान चुके हैं, उसके फीचर्स हम समझ चुके हैं, उसके डीमेरिट्स आज हम क्लियर करने वाले हैं, यानी एडवांटेज हमने पहले ही कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम समझते हैं व्हाट आर दी वेरियस डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर मैं डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो these demerits can be classified into these categories। पहली है इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि आपको पता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली वन पर्सन हु मैनेज, कंट्रोल एंड हु इज द ओनर। यानी अल्टीमेटली सारे बिजनेस को कौन मैनेज एंड कंट्रोल करता है? सिर्फ सिंगल पर्सन ही करता है। कौन करता है बच्चों? सिंगल पर्सन, यानी सिंगल ओनर। ठीक है, अब जब सिंगल ओनर है तो इसके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो भी लिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज मींस वो हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, यानी कैपिटल क्या है यहां पे? वो उतना ही लगा सकता है जितना उसके पास है। यानी जो रिसोर्सेज होते हैं, सबसे ज्यादा रेयर रिसोर्सेज होते हैं आपके कौन से बिजनेस के में? वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि अगर हम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करें, दैट इज पार्टनरशिप, तो वहां पे क्या हो सकता है, जितने पार्टनर है वो सब अपने अपना कैपिटल ला सकते हैं। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द कैपिटल इज ओनली ब्रॉड बाय ए सिंगल ओनर, जो उसका क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटर। यानी उसके पास अगर पैसा खत्म हो जाता है तो भैया वो मैनेज कर सकता है, अपने रिश्तेदारों से ले सकता है, अपने फ्रेंड से, लेकिन वो भी कब तक देंगे? तो एक टाइम तक तो वो देंगे, उसके बाद वो खत्म कर देंगे। यानी उसको अपने पास से जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो अरेंज कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अगर कम पड़ जाए तो यानी क्या हो गया? जो कैपिटल है, जो रिसोर्सेज हैं, वो क्या हो जाते हैं? लिमिटेड हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। किसके लिए? सोल प्रोप्राइटर के लिए। यानी सोल प्रोप्राइटर के पास जितना पैसा है वही लगा सकता है, उसके बाद वो नहीं लगा सकता है। यानी सबसे ज्यादा स्केर्सिटी होती है आपकी रिसोर्सेज में। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस? वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो फाइनेंस की बात हो जाए, चाहे आपके दूसरे रिसोर्सेज हो जाए। जैसे कि जब फाइनेंस नहीं होगा तो भैया वो मशीनरी भी नहीं खरीद पाएगा, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी नहीं कर पाएगा। तो वो सारी प्रॉब्लम एक बिजनेस के साथ आती है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। वैसे तो हर इंसान की एक लिमिटेड लाइफ होती है और वो एक लिमिटेड लाइफ तक ही जीता है, लेकिन अगर मैं सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ बिजनेस की बात करूं तो वो हो सकता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि यहां पे जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है वो अनसर्टेन होती है। दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी ओनर, यानी जो सिंगल ओनर है उसी पे डिपेंड होती है। अब ये पर्सन को बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं बच्चों। वो क्या रिस्क हो सकते हैं? वो हो सकते हैं भैया इंसॉल्वेंट हो गया, वो कल को वो हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर वो कुछ बीमारी हो गई, या अनसाउंड माइंड हो गया, तो क्या हो जाएगा? उसकी वजह से सब उसका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो सकता है। यानी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहां पे किसके लिए? बिजनेस बंद होने के लिए। वो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि आपका जो ओनर है, जो कि सिंगल है, सब कुछ देख रहा है, कल को हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, पैसा ही नहीं बचे तो उसकी शॉप वैसे ही बंद हो जाएगी। हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से वो बिजनेस ना रन कर पाए। अपार्ट फ्रॉम डेट अनसाउंड माइंड हो जाए, तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा? वो बिजनेस बंद हो सकता है। यानी उसकी जो लाइफ है उस पे एक स्टॉप लग
लग सकता है, स्टॉप लग जाएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा यहां पे कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है। अगर एक पार्टनर बीमार है तो दूसरे पार्टनर ने मैनेज कर लिया। कंपनी में बात करें तो कंपनी का तो जो एग्जिस्टेंस होता है वो अनलिमिटेड होता है, चलती रहती है वो, यानी परपेचुअल सक्सेशन होता है, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस के साथ, क्योंकि ओनर जो है आपका इंसॉल्वेंट, डेथ, अनसाउंड, कोई भी इंसिडेंट उसके साथ हो सकता है। इसके बाद हम बात करें अनलिमिटेड लायबिलिटी की, तो अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये है जितने भी डेट हैं, ऑल डेट, यानी जितना भी उधार है बिजनेस का, ऑल डेट इज पेड बाय द ओनर, यानी जो ओनर है उसी को पे करना है, क्योंकि उसी का बिजनेस है। कल को उधार वाले किससे मांगेंगे? जो ओनर है उसी से मांगेंगे, यानी सारा डेट की जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट पे करने की वो ओनर पे ही होगी, इसलिए उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी अगर उसने 5 लाख लगाया और मान लो उधार हो जाता है 8 लाख का, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख पे करेगा, क्योंकि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है, उसे 8 लाख ही पे करना पड़ेगा। यानी हो सकता है वो जितने इन्वेस्टमेंट करा है उससे ज्यादा भी उधार निकल जाए, तो उस केस में उसको सारा ही उधार पे करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। वन ऑफ द लिमिटेशन, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इज दैट इट हैज सफर्ड फ्रॉम लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। यानी यहां पे जो ओनर होता है वो ओनर ही क्या कर रहा है, वही बिजनेस को बच्चों रन कर रहा है, वही बिजनेस को रन कर रहा है, वही कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है। और अगर मैं दूसरी टर्म में बात करूं तो भैया मार्केटिंग भी वही देख रहा है, प्रोडक्शन भी वही कर रहा है, फाइनेंस मैटर भी वही डील कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसको कोई चीज बाय करनी है तो परचेज मैनेजर भी बन जाता है। यानी सारे डिपार्टमेंट जब वो कोई कुछ ही खुद ही देखेगा तो बिजनेस कैसे रन करेगा। और हो सकता है कि वो देख भी ले, लेकिन हर इंसान एक चीज में एक्सपर्ट हो सकता है, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूलों में क्या होता है, हर सब्जेक्ट का एक टीचर रखा जाता है ताकि हर कोई अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सके। यानी हर टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। इसी तरीके से एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक दो हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो, मैं मानता हूं इस चीज को, एक्सेप्शन भी होते हैं, बट एक्सेप्शन इतने नहीं कि भैया वो सारी चीजें देख लेगा। यानी यहां पे जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है एक पर्सन के अंदर वो लिमिटेड ही होती है। वो कुछ फील्ड में अच्छा होता है, कुछ फील्ड में वो हो सकता है खराब हो, तो इसलिए इट सफर करता है, क्योंकि हर चीज उसी को देखना पड़ती है, यानी सोल प्रोप्राइटर ही को देखना पड़ती है, जिसकी वजह से बिजनेस क्या होता है, कहीं ना कहीं सफर होता है। तो दीज आर दी वेरियस लिमिटेशन, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी ये चारों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनके बारे में आप लिख पाएंगे जब आपने हमारी ये क्लास देख रखी है। तो चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, क्या इतना सा ही पढ़ाना है? तो नो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इस क्लास में हमें पढ़ना है वो है HUF एंड इट्स फीचर। HUF क्या है सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे टाइप का। यानी पहला हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, अब दूसरे टाइप का जो हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका HUF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं, और उसके कुछ हम फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, होता क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ए काइंड of business which is carried by the हिंदू फैमिली। जो हिंदू फैमिली रन करती हैं जिस बिजनेस को, उसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या इतना ही होता है? नो। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम बता देते हैं। बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर ऑफ HUF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो बिजनेस को
कैरी करते हैं, वो बिजनेस के ओनर होते हैं और वही उसको चलाते हैं। यानी अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस द मेंबर ऑफ द फैमिली रन, कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द एक्टिविटी ऑफ देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल बिजनेस यानी जो उनका एंसेस्ट्रल मींस पूर्वजों का बिजनेस है उसको वो क्या करेंगे, रन करेंगे, उसको वो चलाएंगे। और कौन चलाएंगे, उसी फैमिली के मेंबर। अब गवर्न बाय, अब ये किस में आता है, कौन सा लॉ बना हुआ है क्या इंडिया में इसके लिए? तो ये बिजनेस मैं आपको बता दूं सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, यानी और कोई देशों में ये बिजनेस नहीं होता है। इसके लिए हिंदू लॉ और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सरकार ने पास कर रखा है, जिसके अंडर में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस कर सकते हैं। यानी लॉ आपको याद रखना है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और ये आपका आता है हिंदू लॉ में। यानी ओनली इंडिया इज द कंट्री जिसके अंदर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप बाय बर्थ, यानी इस बिजनेस में जो भी फैमिली का मेंबर होगा जिसकी बर्थ होगी उस बिजनेस में, तो वो क्या है, उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। यानी अगर आपकी एक फैमिली है, हम ले लेते हैं, मान लो यहां पे ले लेते हैं हम सूरज हमारे क्या है, एक बिजनेसमैन है। अब इनकी फैमिली में किसी बच्चे की बर्थ होती है, तो इनकी फैमिली में जब ये बर्थ होगी किसी बच्चे की, तो इनका जो बिजनेस है, जो भी इनका बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसका ये बच्चा भी बाय बर्थ क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। यानी मेंबर बनने के लिए आपकी फैमिली में बर्थ होती है तो आपको राइट मिल जाता है कि आप उस बिजनेस के क्या बन गए, मेंबर बन गए। यानी एज द बर्थ के साथ ही मेंबर बन जाते हैं हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर। इसके बाद हम बात करें 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन वर्क टुगेदर, और यहां पे कितनी जनरेशन काम कर सकती हैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 3 सक्सेसिव जनरेशन काम कर सकती है। यानी तीन जनरेशन होती है। पहले मान लो आप एक फादर है, आपका बेटा हुआ, फिर उनका बेटा हुआ, यानी 3 जनरेशन। तो 3 जनरेशन तक आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के क्या रहेंगे, आप मेंबर रहेंगे और उसको रन करने का आपके पास अधिकार रहेगा, राइट रहेगा। बिजनेस इज कंट्रोल बाय इलेक्टेड मेल मेंबर। अब यहां पे अब मान लो एक फैमिली के अंदर ये सूरज है, इनकी फैमिली के अंदर 5 लड़के हैं, 5 सन है, मान लिए 5 लड़के हैं इनके पास। तो अब इसके अंदर रन कौन करेगा 5 में से? तो रन करता है जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है। यानी जो सबसे ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा उस फैमिली में, जो बड़ा होगा एल्डर मेंबर होगा, वो बिजनेस को रन करेगा। और उस एल्डर मेंबर को कहते क्या है, उसको बोलते हैं हम कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहां पे मैं लिख देता हूं कर्ता, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा फैमिली का, जिसको हम बोलेंगे कर्ता, वो बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज एंड कंट्रोल करेगा। यानी वो क्या होगा, रियल ओनर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अदर मेंबर नहीं है, अदर मेंबर भी आपके क्या रहेंगे, पार्टनर रहेंगे। इसके अलावा ऑल मेंबर हैव इक्वल ओनरशिप, हर मेंबर के पास, यहां पे देखिए क्लियर हो गया। अब जितने भी सन हैं, यहाँ पे मान लिए 5 लड़के थे सूरज साहब के, तो इनके पास भी इक्वल राइट रहेगा। लेकिन रन कौन करेगा, रन करेगा जो सबसे बड़ा मेंबर फैमिली मेंबर होगा, जिसको हम कर्ता के नाम से जानेंगे। लेकिन इक्वल राइट सबके पास रहेगा। मिनिमम 2 मेंबर। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कितने मेंबर होना चाहिए? कम से कम एक फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। एटलीस्ट 2 मेंबर इज रिक्वायर्ड टू रन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चलाने के लिए 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट जरूरी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यानी आपके पास एंसेस्ट्रल मतलब आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस किस चीज का करोगे आप, बिजनेस उसी का करोगे जो आपके पूर्वजों का बिजनेस है। उसको रन करने के लिए आपके पास अगर कुछ है ही नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, तो बच्चों वो क्या है, वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं आएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए और फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। तो वो आप कह सकते हैं कि मैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रन करने के लिए आप क्या हो जाते हैं,
योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो these are the various पैरामीटर्स, मीनिंग मैं बोल सकता हूं जिसकी बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे होता है और इसके अंदर वेरियस क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो जरूरी होती हैं। यानी मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, सीनियर मोस्ट मेंबर जो कि कर्ता कहलाएगा वो रन करेगा, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी का होना बहुत ही जरूरी है अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और कितनी जनरेशन, 3 जनरेशन तक ही ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रन करता है। बिजनेस कंट्रोल बाय द, देखिए यहां पे लिखा है एल्डेस्ट मेल मेंबर, यानी जिसको हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है, वही बिजनेस को रन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2 सिस्टम। इंडिया के अंदर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिस्टम चलते हैं। यानी इंडिया के अंदर आप अगर बिजनेस करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, तो आपको 2 सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम क्या है? पहला है दया भाग्गा। दया भाग्गा एक सिस्टम है जो जनरली वेस्ट बंगाल एंड असम में क्या है, अप्लाई होता है। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रन करने के लिए आपको या तो दया भाग्गा या मिता काशरा का 2 सिस्टम फॉलो करना पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं दया भागा, तो ये वेस्ट बंगाल एंड असम में अप्लाई होता है। यहां पे बोथ मेल एंड फीमेल आर अलाउड टू को पार्टनर, यानी यहां पे आपकी जो मेल मेंबर है और फीमेल मेंबर है, कोई भी आपका क्या बन सकता है, को पार्टनर बन सकता है। को पार्टनर कौन होते हैं? जिनको प्रॉफिट दिया जाता है, जो भी आपके रन कर रहे हैं, पार्टनर ही बोल सकते हैं, जो भी मेंबर रन करते हैं जिसको हम कर्ता बोलते हैं, जो कि आपको प्रॉफिट देने के योग्य होते हैं, जिनको हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सारा प्रॉफिट दिया जाता है, जिनके साथ शेयर किया जाता है, वो आपके क्या हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। राइट इन HUF आर एक्वायर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। और इसमें क्या है, जब आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसमें फादर की डेथ हो जाती है, तब उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी मेंबर होगा, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होगा फैमिली का, उसको ही यहां पे क्या दे दिया जाता है, राइट दे दिया जाता है कि वो आपको पार्टनर या कर्ता ऑफ द बिजनेस बन सकता है। अगर हम बात करें दूसरे सिस्टम की, जो इसका नाम है मिता काशरा, यानी मिता काशरा सिस्टम के अंदर ये कहां पे अप्लाई होता है, तो ये याद रखना वेस्ट बंगाल एंड असम में होता है। तो एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम और वेस्ट बंगाल को छोड़ दिए, यानी बाकी जो पार्ट बच रहा है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया कंट्री का, तो वो सारा किसके अंदर आता है, मिता काशरा सिस्टम के अंदर आता है। अगर आप यूपी से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप गुजरात से हैं, आप राजस्थान से हैं, तो आप ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। ये वाला क्या है, सिस्टम को फॉलो करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। अब मैंने बता दिया वेस्ट बंगाल एंड असम में अप्लाई नहीं होता, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होता है। ओनली मेल मेंबर आर अलाउड टू बी को पार्टनर। इसके अंदर अब क्या नई चीज है, इसके अंदर यह है कि जो आपका फैमिली मेंबर में जो मेल मेंबर होगा, मेल मींस जो मेंस होते हैं, उन्हीं को सिर्फ आपका अधिकार है को पार्टनर बनने का, यानी उसी को सारा प्रॉफिट बिजनेस का मिलेगा। यानी फीमेल को यहां पे क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। राइट इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्वायर्ड बाय बर्थ, यहां पे भी एक्वायर्ड बाय बर्थ था और यहां पे भी एक्वायर्ड बाय बर्थ है, यानी दोनों के अंदर आपको राइट मिलेगा आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनने के लिए बाय बर्थ, यानी बर्थ के साथ ही आप उसके मेंबर बन सकते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अभी अमेंडमेंट हुआ था 2005 में। वैसे तो ये 1956 में क्या है, इसका अमेंडमेंट लॉ बना था, इसका एक्ट बना था, लेकिन 2005 में इसको अमेंड किया गया था, क्योंकि कानूनों में भी क्या होता है, जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं तो हमें कानून में भी क्या करना पड़ता है, एक्ट में भी बहुत सारे अमेंडमेंट करना पड़ते हैं। तो उन्हीं अमेंडमेंट में क्या कहा गया, डॉटर कैन बी को पार्टनर बाय बर्थ। अब यहां पे ये कहा गया, क्योंकि जब पहले अगर हम बात करें ओल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की, जो मेल मेंबर होता था उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया, मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, वुमेन का स्टेटस भी बढ़ा है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है। तो सरकार ने क्या चेंज किया कि भैया जो डॉटर होती हैं फैमिली की, वो भी को पार्टनर बाय बर्थ बन सकती हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, और जेंडर के रिस्पेक्टिव में,
यानी जेंडर कुछ भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जाके मींस उसको इग्नोर कर देना है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आराम से डिवाइड हो सकती है। यानी पहले क्या होता था, जो मेल होते थे सिर्फ उसमें ही क्या होती थी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन आप क्या है भैया, मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, दोनों में जो है प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मैरिड डॉटर हैव इक्वल राइट इन HUF और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इसके अलावा क्या कहा गया अमेंडमेंट में, वो कहा गया कि मैरिड डॉटर है, अगर उसकी शादी हो गई है तो भी वो क्या है, उस बिजनेस की क्या रहेगी, मेंबर रहेगी। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई घर पे चली गई तो भैया उसको बिजनेस से भी हटा दो। इवन उसकी मैरिज हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है तो भी वो पार्ट रह सकती है उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का। तो आई एम श्योर कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही सिस्टम भी यहां पे समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं फीचर्स की। व्हाट आर दी फीचर्स? फीचर्स क्या होते हैं? जब हम फीचर्स को पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हमारी जो पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाती है, यानी इसमें सारी चीजें आप समझ पाते हैं। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स आर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन कौन से हैं? पहला है फॉर्मेशन, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कंट्रोल एंड चौथा है माइनर मेंबर। यानी पहली की अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया टू फॉर्म द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी फॉर्मेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर, यानी कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है किसी भी फैमिली में। यानी कोई फैमिली में अगर 1 मेंबर है, सिर्फ सिंगल डॉटर हो या सन हो, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस रन नहीं कर सकते। यानी फैमिली के अंदर कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। अब वो 2 मेंबर, एक आपका मेल फीमेल जो भी है, इसके अलावा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी है आपके पूर्वजों की वो होना बहुत जरूरी है आपके पास, जिससे आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। यानी उनका जो आपके पूर्वज थे, पूर्वज मींस आपके क्या हो सकते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, और आप फिर क्या हैं, उनके लड़के हैं। तो आपके पास पहले से प्रॉपर्टी होगी, वो बिजनेस होगा, उसी को तो रन करेंगे। तो उसको रन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होना चाहिए। यानी दीज आर दी two condition required for the formation of Hindu undivided family business। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है कि एक तो होना चाहिए आपके पास 2 मेंबर अपनी फैमिली में, और एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी। और अगर ये दोनों हैं तो यू कैन रन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लायबिलिटी की, तो यहां पे जो लायबिलिटी है बच्चों, अब लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, आपको पता है, लिमिटेड या अनलिमिटेड। लेकिन यहां पे अलग चक्कर है। यहां पे क्या है, जो कर्ता होगा, कर्ता कौन होता है, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि बिजनेस को रन करता है, उसकी जो लायबिलिटी है वो होगी अनलिमिटेड। यानी द कर्ता की जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड होगी, यानी उसने जो पैसा लगा रखा है, हो सकता है उससे ज्यादा का उधार हो जाए तो वो भी उसको ही पे करना पड़ेगा। यानी ही इज लायबल टू पे ऑल द डेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सारा डेट पे करने की गारंटी, जो कि उसके कैपिटल से भी ज्यादा है, उसकी पॉकेट से भी, उसके इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा हो, तो भी उसको पे करना पड़ेगी। यानी उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब बचे अदर मेंबर, तो अदर मेंबर जो को पार्टनर कहलाते हैं, ठीक है, अदर मेंबर की जो लायबिलिटी होगी बच्चों वो होगी लिमिटेड। यानी जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जितना कैपिटल लगा रखा है, तो वहां तक ही उनकी लायबिलिटी होगी। दे आर लायबल टू पे अप टू देयर शेयर। यानी जितना भी उनका शेयर है, उनके अगर 10 लाख रुपए लगे तो 10 लाख तक ही उनको क्या है, डेट का पे करना है। यानी जितना भी उनका शेयर है, जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो पे करेंगे। यानी उनकी लायबिलिटी जो होगी वो होगी लिमिटेड। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसके पास होता है? सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज मैनेज
and control by the senior most member known as कर्ता। यानी कर्ता जो होता है बिजनेस का वो ही उसको मैनेज एंड कंट्रोल करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी एक्सटर्नल पार्टी से यानी आउटसाइडर से अगर हमें कोई चीज साइन करनी है, आउटसाइडर से कोई भी हमें साइन करना है तो वो कौन करेगा, वो सिर्फ कर्ता ही कर सकता है। यानी कर्ता हैज द ओनली राइट टू डील विद द आउटसाइडर, टू ज्वाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। किसी आउटसाइडर से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट करना है, साइन करने हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी कर्ता के पास ही होती है अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फीचर्स, वो है आपका माइनर मेंबर। अब माइनर मेंबर कौन से होते हैं भैया, वो मेंबर जो आपकी 18 ईयर से कम होते हैं या फिर बच्चों बहुत छोटे जो अभी क्या है बिजनेस को नहीं देख सकते। तो अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या वो माइनर हमारे बिजनेस के मेंबर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? तो आंसर अभी मैंने आपको बताया था, एनी मेंबर who is minor even can be the member of Hindu undivided family। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या हो जाता है, मेंबर बन सकता है कोई भी माइनर। इवन जैसे ही बर्थ होगी किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी बच्चे की, तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर बन सकता है। यानी बाय बर्थ ही उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उस बिजनेस का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। और इवन में जो भी माइनर भी है उसकी एज कम है, अभी बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, तो वो भी क्या रहता है, बाय बर्थ के साथ ही किसी बिजनेस का क्या रहता है, ओनर रहता है, को पार्टनर रहता है और कर्ता भी बन सकता है अगर वो सीनियर मोस्ट हो जाए। तो ये क्या है, कुछ फीचर्स हैं विच इज रिक्वायर्ड इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो आई एम श्योर कि आपको आज की क्लास में ये टॉपिक दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इट्स फीचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।